हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम लोग बॉल बाउंसिंग का केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोलिजन चैप्टर चल रहा है हमारा। और बॉल बाउंसिंग में मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत पसंद है, जिसमें एक बॉल को h हाइट से गिराते हैं, वो नीचे आती है, आके ग्राउंड पे टकराती है, और जब ग्राउंड पे टकराती है तो ग्राउंड से इट बाउंसेस बैक। लेकिन जब बाउंस बैक करती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम रह जाती है, तो जब वो वापस ऊपर जाती है तो सेम हाइट तक नहीं पहुंच पाती। और चूंकि सेम हाइट तक नहीं पहुंचती तो फिर वहीं से वापस गिरती है, और जब फिर से बाउंस होता है तो थोड़ी सी कम हाइट थोड़ी सी वेलोसिटी और रिड्यूस हो जाती है, एंड इट कुडंट गो बैक टू द सेम हाइट अगेन। तो हर नेक्स्ट बाउंस में इसकी हाइट कम होती जाती है। और शायद तुमने क्वेश्चन देखा भी हो या सुना भी हो कि ये इस तरह से फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। हर बार इट विल कीप रिड्यूसिंग दी हाइट, और इवेंचुअली बहुत देर बाद, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बाउंसेस के बाद बॉल रुक जाती है। तो जो इसका सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेट करना होता है टोटल इसने कितनी डिस्टेंस चली बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। तो ये कैलकुलेट करना है आज की वीडियो का टारगेट। ठीक है, टारगेट पता है तुमको किस तरह का क्वेश्चन हमारा टारगेट है। अब हमको पढ़ना है कि हमें ऑलरेडी क्या पता है। हमने लास्ट क्लास में हेड ऑन कोलिजन कवर किया था। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, कोई भी चीज आके दूसरी चीज से टकरा रही है और उसकी वेलोसिटी इज पैरेलल टू द नॉर्मल लाइन। ठीक है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अलोंग वेलोसिटीज हैं। इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और दूसरी चीज मैंने सिखाई थी अभी तक, आई होप तुमको ऑलरेडी आती है, अगर नहीं आती तो प्लीज वीडियो देख लो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मीनिंग सिखाया था। ये होता है relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. Okay, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. Separation मतलब किस तेजी से ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर गए। तो यहां पर सेपरेशन वाली वेलोसिटी कौन सी है, v1 जिससे बॉल नीचे आई, या v2 जिससे बॉल वापस ऊपर गई। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर बॉल और ग्राउंड के बीच सेपरेशन हो रहा है, और यहाँ पर बॉल जो है वो ग्राउंड से ग्राउंड के पास आ रही है, उसको अप्रोच कर रही है। सॉरी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई, v2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई, v1। तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम से अगर कोई बोले कि एक बॉल ग्राउंड से टकराने आ रही है विद वेलोसिटी v1, वो टकरा के कितनी वेलोसिटी से वापस जाएगी, तो तुम फट से बोल देना सर v2 की वैल्यू आएगी। v2 की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, v2 की वैल्यू आएगी e टाइम्स v1। जो भी e की वैल्यू है, अगर e की वैल्यू 1/2 है तो v2 की वैल्यू आएगी v1 इंटू 1/2। अगर e की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/10 है तो v2 मतलब पलट के जाने वाली वेलोसिटी होगी v1/10। तो जितनी भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जितना छोटा है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है वो, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जितना छोटा है, पलट के जाने वाली वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। समझ में आया, याद रहेगा। ठीक है, तो जब भी बॉल बाउंस हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ v2 को क्या बोल सकते हैं, v2 को बोल सकते हैं रिबाउंड वेलोसिटी। जो रिबाउंड वेलोसिटी है वो कितनी होगी, e टाइम्स कोलाइडिंग वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से आके टकराया, कोलाइड किया, उसके e टाइम्स होगी वापस जाने की वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, बहुत ही प्लेन सिंपल सा कंसेप्ट बताया।
एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में इस पर काफ़ी मेहनत की थी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर किसी को मैथ्स देखने में दिक्कत आ रही हो तो मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लेन करते हुए, E की वैल्यू आ गई थी V2/V1 और क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, V2 = EV1। ठीक है, तो फटाफट पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो कि वेलोसिटी जो है रिबाउंड की वेलोसिटी कोलाइडिंग वेलोसिटी के E टाइम्स होगी। ये ध्यान रखना, अभी हम कौन से कोलिजन पढ़ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में जो भी वेलोसिटी होती है वो ग्राउंड से टकरा रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। बाद में जब एंगल पर आएगा तो हमें एक्स कंपोनेंट का ध्यान भी रखना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए पहला कंसेप्ट बच्चों फटाफट पॉज करके इसको नोट डाउन करो कि फर्स्ट थिंग तुमने क्या सीखा कि रिबाउंड वेलोसिटी इज E टाइम्स कोलाइडिंग वेलोसिटी। ठीक है, यहीं पर लिख लेना, काम खत्म। अच्छा, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा खतरनाक है, तो लेट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट। टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए हमें कुछ और सीखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और क्या सीखना पड़ेगा, मान लो h हाइट से बॉल को गिराया। ओके, मान लो h हाइट से बॉल को गिराया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और फिर एक रियली हाई वेलोसिटी से, जिसको मैं V1 मान रहा हूँ, बॉल आके ग्राउंड से टकराएगी। तो आई होप हर किसी को A से B तक वर्क एनर्जी थ्योरम या काइनेमेटिक्स से ये V1 कैलकुलेट करना आता है। काइनेमेटिक्स से आता है तो आप लिखोगे V² = U² + 2AS। V को पुट करोगे V1, U को पुट करोगे 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को -G और डिस्प्लेसमेंट को -H। कुछ लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं तो वो दोनों चीज़ों को प्लस लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। V1² = 2GH आना चाहिए और V1 आना चाहिए √2GH। समझ में आया? तो कितनी वेलोसिटी से आके टकराएगी, √2GH। कुछ लोगों को यही रिजल्ट वर्क एनर्जी पावर से अच्छा लगता है कैलकुलेट करना होगा, तो सर A से B तक नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो नेट वर्क डन आएगा mgh प्लस का, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी है मदद करेगी, इज इक्वल्स टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी v1² माइनस इनिशियल वेलोसिटी u² विच इज 0। उन लोगों का आंसर भी mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv1² से कितना आएगा, v1 इज इक्वल्स टू √2gh। तो बच्चों काइनेमेटिक्स से देख लो या वर्क एनर्जी से देख लो, आपको वेलोसिटी √2gh कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आई बात समझ में? पक्का समझ में आया ये? ठीक है। अब अगर v1 से आके कोई चीज टकरा रही है तो हमने देखा कितने से बाउंस बैक करेगी, क्या सेम v1 से करेगी? तो बोलोगे सर हमें नहीं पता, पर हमें यह पता है v2 की वैल्यू कितनी होगी, E टाइम्स v1। ओके, v2 की वैल्यू कितनी होगी, E टाइम्स v1। E अगर 1 हुआ तो v1 और v2 बराबर होंगे, पर प्रैक्टिकल केस में E जो है वो 1 होता नहीं है। इट डजंट यूजुअली गो बैक टू द सेम हाइट, ज्यादातर सेम हाइट तक वापस नहीं जाएगी बॉल। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि v2 से अगर ऊपर थ्रो किया है तो कितनी हाइट तक बॉल पहुंचेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अब A से B तक का मोशन हो गया डन, अब B से C तक की बात करनी है। और अगर आप बाउंस बैक के बाद के मोमेंट को अलग मोमेंट लेना चाह रहे हो तो C से D की बात करना चाह रहे हो। तो C से D के लिए आई डोंट नो आप काइनेमेटिक्स से ज़्यादा फेवर करते हो या वर्क एनर्जी से, पर दोनों से ही पहला पार्ट था A to B और दूसरा है C to D। अगर आप काइनेमेटिक्स से लिखते हो तो आप लिखोगे v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी C से D के फाइनल वेलोसिटी है 0,
इनिशियल वेलोसिटी है v2 स्क्वायर और माइनस 2g। इस बार एक्सेलरेशन को आप लिखोगे माइनस g और डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे प्लस h। तो ठीक है, इस पार्ट में एक्सेलरेशन आप माइनस g लोगे। पहले में भी माइनस g ले सकते थे, अगर पहले में एक्सेलरेशन माइनस g लेते जब नीचे आया था तो डिस्प्लेसमेंट भी माइनस h लेना चाहिए। तो या तो दोनों जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लो, नीचे आते टाइम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ऊपर जाते टाइम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अगर इस तरह से सीखोगे तो कभी कंफ्यूजन्स नहीं आएंगे। v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh और h की वैल्यू आ गई v2 स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, चूंकि h ऑलरेडी ये वाली वैल्यू ली हुई थी तो इसको मैं h1 ले लेता हूँ। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं यहाँ h1 लिखूँगा और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये h1 है और वो h। तो h1 की वैल्यू आई v2 स्क्वायर बाई 2g। जो लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं उनके लिए आसान पड़ेगा ये तब। क्यों? जब नीचे से ऊपर गई बॉल C से D में तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा माइनस mgh1। ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी के नीचे लग रही है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज नेगेटिव इज इक्वल्स टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इस बार फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस mgh1 इज इक्वल्स टू हाफ m माइनस इस बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी है C से D के लिए v2, तो v2 स्क्वायर। बच्चों ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कट जाएगा, हाइट अभी भी कितना आएगी v2 स्क्वायर बाई 2g। m से m काट के हाइट अभी भी v2 स्क्वायर बाई 2g। तो बेसिकली h1 की वैल्यू कितनी आई v2 स्क्वायर बाई 2g। ध्यान से देखो v2 की वैल्यू क्या है e स्क्वायर v1 स्क्वायर बाई 2g। एकदम ध्यान से देखना h1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू यहां पे लिख दूं। v1 की वैल्यू कितनी आई थी √2gh, तो e स्क्वायर √2gh का स्क्वायर 2gh डिवाइड बाई 2g। 2g से 2g गया, आंसर आया e स्क्वायर h। तो कितनी हाइट तक वापस जाएगा h1 इज इक्वल्स टू e स्क्वायर h। इतना ध्यान दे के क्यों समझाया, क्योंकि मैंने कितने बच्चों को, होशियार बच्चों को गलत करते देखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1/2 है, h हाइट से ड्रॉप किया तो किस हाइट तक वापस जाएगा, और जल्दबाजी में लोग बोल देते हैं h/2। नहीं, वेलोसिटी आधी हो जाएगी अगर e की वैल्यू हाफ है, लेकिन हाइट जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो हाइट 1/4 हो जाएगी अगर e की वैल्यू 1/2 है। फिर से बोलूं, अगर e की वैल्यू 1/2 है तो टकराने के बाद वेलोसिटी आधी हो जाएगी, पर टकराने के बाद जिस हाइट तक बॉल पहुंचेगी वो 1/4 हो जाएगी। आधे का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर इज 1/4। अगर e की वैल्यू 1/3 है तो टकराने के बाद वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी, पर हाइट रीच्ड 1/9 हो जाएगी। समझ रहे हो किस हाइट तक वापस जाएगा, 1/9 हाइट तक वापस जाएगा 1/3 का स्क्वायर। और ऐसे ना याद रहे तो सीधे सीधे याद रखो कि भाई वेलोसिटी e टाइम्स हो गई तो हाइट जो है वो e स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। ये है टकराने के बाद की वेलोसिटी और ये है टकराने के बाद की हाइट रीच्ड। बच्चों कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए या तो इस मेथड से लिखना या इससे। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से किया, ये काइनेमैटिक्स से किया। आई थिंक ज़्यादा लोग काइनेमैटिक्स को लेके कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं ऐसे लिख दूँगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, जिसमें हमें उस बॉल बाउंसिंग की टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नाउ लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी कि h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। पहले टकराएगा, ऊपर तक जाएगा, फिर कम ऊपर जाएगा, फिर कम ऊपर जाएगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम,
और इवेंचुअली रुक जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी थी। तो हमने इतना तो समझ लिया कि अगर h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो वो वापस किस हाइट तक जाता है, वो वापस जाता है e स्क्वायर h तक। तो जब e स्क्वायर h से वापस गिरेगा तो किस हाइट तक जाएगा, तो उससे भी कम हाइट तक जाएगा e की पावर 4h तक। और फिर जब वापस गिरेगा फिर पलट के जाएगा तो किस हाइट तक जाएगा, e की पावर 6h। तो बच्चों हर बार डिस्टेंस कम होती जाएगी क्योंकि e जो है वो 1 से छोटा होता है और इसका स्क्वायर 1 से और छोटा होगा। तो अगर कोई बोले कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस बॉल ने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल, बाउंसिंग बॉल, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ओके, क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, छोड़ना मत, भूल जाओगे बाद में क्या किया था। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बाउंसिंग बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। टोटल कितनी डिस्टेंस चला बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो तुम बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस जो है वो हम लिख सकते हैं कि पहले बाउंड से पहले उसने h हाइट चली, फिर वो e स्क्वायर h ऊपर गया, फिर e स्क्वायर h नीचे आया। समझ रहे हो, इस वाले पाथ में पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। उसके बाद नेक्स्ट केस में e की पावर 4h ऊपर गया और e की पावर 4h नीचे आया। उसके बाद नेक्स्ट केस में e की पावर 6h ऊपर गया, e की पावर 6h नीचे आया। तो थोड़ी देर में तुमको लगेगा कि ये सीरीज बनती जा रही है। पहला टर्म h, फिर दूसरा 2e स्क्वायर h, फिर नेक्स्ट 2e की पावर 4h, नेक्स्ट 2e की पावर 6h डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको हमें सम करना है। तो इस पहले h को अलग रहने दो, उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा कि सब में से सर एक चीज कॉमन निकाल सकते हैं, क्या, 2he स्क्वायर। और जैसे ही इसको कॉमन निकालेंगे तो पहले में बचेगा 1, फिर दूसरे में बचेगा e स्क्वायर, फिर तीसरे में बचेगा e की पावर 4, फिर चौथा होता तो लिखते e की पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये बचेगा हमारा। तो इसको सम करना तुमको आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सम करना पड़े अगर कभी a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, इसमें पहले टर्म को बोलते हैं a। पहला टर्म है यहाँ पर, ये सीरीज बनी है, पहला टर्म है 1, और हर बार जिस चीज का मल्टीप्लाई होता जा रहा है एक एक्स्ट्रा, वो होता है कॉमन रेशियो r। तो r है यहाँ पर e स्क्वायर। तो 1 में e स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम 1 में e स्क्वायर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस सम को तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, a अपॉन 1 माइनस r एज लॉन्ग एज r इज लेस देन 1। r 1 से छोटा होगा तो आंसर आएगा a अपॉन 1 माइनस r। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, मैथ्स में सिखाते हैं इसको। अगर तुमने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर सकते हो। h प्लस 2he स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट के बाहर, अंदर समेशन का क्या फॉर्मूला है, a इज फर्स्ट टर्म विच इज 1 अपॉन 1 माइनस r इज कॉमन रेशियो विच इज e स्क्वायर। कितना हो गया ये, h प्लस 2he स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। एलसीएम लोगे तो h माइनस he स्क्वायर प्लस 2he स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। ये बच्चों h कॉमन आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस e स्क्वायर। समझ में आया? तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली चीज याद कर लो। जो लोग मैथ्स लेके हैं उनको तो मैथ्स में पढ़ाया ही जाएगा, जो लोग मैथ्स नहीं है जिनके पास, भाई ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद रखो। कई चैप्टर में इस पर एक एक दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करो। ओके बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में आया था, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा लगा मुझे।
अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम h, एक बॉल को h हाइट से गिराया गया है, ये रही एक बॉल, एंड अनदर इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड √2gh, और उसी मोमेंट पर जब उसको ड्रॉप किया नीचे से एक दूसरी बॉल को ऊपर फेंका गया विद इनिशियल स्पीड √2gh, उसको इनिशियल स्पीड दी √2gh, तो उसको ड्रॉप किया पहले वाले को, तो u1 को मैंने 0 लिखा है और नीचे वाले को फेंका है तो u2 को मैंने √2gh लिखा है। उस गिवन था क्वेश्चन में √2gh। इफ दे कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर मिड एयर, अगर वो हवा में टकरा गए, अगर वो मिड एयर टकरा गए, यहां पर बच्चों टकरा गए वो, ठीक है, तो कैलकुलेट टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर, कैसा कोलिजन हो गया, ई की वैल्यू 0 वाला, कौन सा वाला, कंप्लीटली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, जो भी बोलना चाहो। तो वो टकरा के चिपक गए और चिपकने के बाद पूछा है अब ये फर्दर कुछ हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है टकराते टाइम नीचे ही आ रहे हो, मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया है, मेरा अंदाजा है कि वो टकरा के थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और उसके बाद नीचे गिरेंगे। तो इनके टकराने के बाद पूरा ऊपर जाके नीचे आने तक का टोटल टाइम निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट कंबाइंड का। तो अगर इसे ट्रेडिशनल मेथड से करने गए, ट्रेडिशनल मेथड से क्या करोगे, पहले रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके निकालोगे कि ये कितने टाइम t1 पे टकराएंगे। तो t1 आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी विच इज u1 प्लस u2, u1 0 है तो h अपॉन √2gh, आंसर आया t1 इज इक्वल्स टू √h/2g। इतने टाइम पर ये टकराएंगे, ये t1 पे टकराएंगे। फिर निकालो कि ये किस हाइट पे टकराएंगे, h1, वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम भी पता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। फिर क्या निकालो, हाइट 1, फिर निकालो टकराने के जस्ट बाद इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली u, कंबाइंड मास की इनिशियल वेलोसिटी, और फिर निकालो कि फर्दर कितना टाइम लगेगा, जिसको मैं t2 बोल सकता हूँ, t2 इस कंबाइंड मास को ऊपर जाके नीचे आने में, तो t2 भी निकालना पड़ेगा, और फिर फाइनल आंसर होगा t इक्वल टू t1 प्लस t2। इतना करने गए तो कम से कम 4 मिनट तो गए हमारे, 4 मिनट से पहले नहीं होने का ये। तो जब भी हवा में बच्चों दो चीज़ें टकराए तो थिंक अबाउट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हवा में अगर दो चीज़ें टकराएं, खाया भी होगा, अगर मेरे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वीडियो देखिए तो भी देखा होगा कि वो प्रोजेक्टाइल जो दो हवा में टकराते हैं, ठीक है, उसमें सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होता है, या एक प्रोजेक्टाइल हवा में फटता है दो पार्ट्स में, तो बताया भी है कि सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होता। तो अगर एक प्रोजेक्टाइल हवा में फटने से सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं हो रहा है, तो दो अगर हवा में टकराएंगे तो भी सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होगा। इसका एक और अच्छा रीजनिंग देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का बच्चों फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। तो अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या लिखी है, इन पहले पार्टिकल का मोमेंटम, फिर दूसरे का मोमेंटम, ऐसी सबका मोमेंटम, और नीचे क्या लिखा है, सबका मास। तो ये क्या लिखा है, नेट मोमेंटम अपॉन नेट मास। तो बच्चों कोलिजन में क्या चीज कंजर्व रहती है, सिस्टम का मोमेंटम। कोलिजन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, ओके, तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कंजर्व्ड रहेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास टकराने में चेंज नहीं होगी। किसी भी कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। आई बात समझ में? तो बोले सर ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि टकराने से पहले ये दोनों अलग अलग थे, दो अलग अलग चीजें थी, पर टकराने के बाद ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, और सिंगल ऑब्जेक्ट का तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा। तो टेक्निकली टकराने के बाद हमें ये देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास का क्या मोशन है।
समझ रहे हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो फिर टकरा के चिपक गई दो चीजें, तो एक ही बॉडी बन गई, एक ही बॉडी बन गई तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर है। तो टेक्निकली जो हमें कंबाइंड मोशन का देखना है कि टाइम कितना लगेगा, हम सोच सकते हैं कि हमें इसके बाद सेंटर ऑफ मास की बात करनी है। तो फिर किसी ने बोला कि इसके बाद तुम्हें सेंटर ऑफ मास की बात करनी है और तुम बोल रहे हो पहले हवा में जब टकराए तब उस टाइम भी मोमेंटम कंजर्व रहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि सेंटर ऑफ मास के ही मोशन की पूरी बात कर लो। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लेट्स कैलकुलेट कि इनिशियली जब इनको हवा में फेंका गया, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी थी। ऐसे देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 इंटू u1, वो तो जीरो ही है, m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों का मास सेम दिया है बच्चों। तो u1 जीरो है, u2 रूट 2gh है, तो m इंटू रूट 2gh डिवाइडेड बाई 2m। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई, फटाफट कितनी आई, रूट gh बाई 2। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, भाई दोनों का एक्सेलरेशन सेम है पूरे टाइम, क्या है, -g, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, -g। भाई वो चीज अलग आएगी ना जो अलग अलग हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन -g है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी -g आएगा। कैलकुलेट भी कर सकते हो पर वो टाइम वेस्ट होगा, m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ऑब्वियसली -g आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, तो क्यों ना हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, किसका, सेंटर ऑफ मास का, और वो कितना होता है 2u बाई जी। होता है कि नहीं होता है, जब किसी चीज को u स्पीड से ऊपर फेंके तो वो कितनी देर में वापस आता है, 2u बाई जी। ये कैलकुलेट करना आता है सबको, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी से आता है, ये कैसे निकालते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s को 0 पुट करते हैं, u को u और एक्सेलरेशन को -g, और उसको सॉल्व करके t की वैल्यू आती है 2u बाई जी। तो मैं जितना चाहूँगा उतना पीछे जा सकता हूँ समझाते हुए, ठीक है। तो टाइम पीरियड होता है 2u बाई जी, जब भी किसी चीज़ को u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं। तो हमें टाइम पीरियड किसका निकालना है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, और वो हो जाएगा 2u cm अपॉन एक्सेलरेशन cm, वो तो g ही है, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट gh बाई 2 अपॉन g, विच इज अंडर रूट 2h बाई जी। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, अंडर रूट 2h बाई जी। लेट मी चेक कि इसका आंसर क्या दिया हुआ था। बच्चों मैं एक चीज गलत पढ़ गया क्वेश्चन में, इन्होंने टकराने के बाद ग्राउंड पे गिरने का टाइम पूछा था, सिर्फ t2 पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस चक्कर में आंसर थोड़ा सा अपना अलग आ रहा था। तो सुनो ध्यान से, स्टार्ट जब मोशन हुआ तब सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी निकाली तुमने, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूरे मोशन का तुम्हें पता है -g, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी पता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है। ध्यान से सुनना, जब शुरू होगा मोशन तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पर नहीं होगा, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, h बाई 2 पर, क्योंकि एक बॉल यहाँ होगी एक बॉल यहाँ होगी। तो जब मोशन शुरू हुआ तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, और जब ये गए टकराए वापस आके कंबाइंड सिस्टम जब ग्राउंड पे पहुंचा तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे था। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होगा, तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ -h बाई 2 होगा। स्टार्ट होते टाइम सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग पे था, और जब दोनों टकरा के एक साथ आके ग्राउंड पे गिर गए तब सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे था। तो इस पूरे मोशन में सेंटर ऑफ मास h बाई 2 नीचे आया है। तो कोई बात नहीं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम सारी वैल्यूज पुट कर दे सेंटर ऑफ मास के लिए। -h बाई 2 इज इक्वल्स टू यू है अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट gh बाई 2 माइनस हाफ g
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर तुम थोड़ा सा खुद से ट्राई करोगे तो जी टी स्क्वायर माइनस रूट 2gh इंटू टी माइनस एच इक्वल टू 0। इसके रूट्स मैंने निकाल के देखे तो रूट आ रहे हैं t इक्वल टू वही कौन से फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उससे जब रूट निकाले तो आंसर आया अंडर रूट h बाई 2g प्लस अंडर रूट 3h बाई 2g, निगेटिव वाला आंसर रिजेक्ट करने के बाद। तो मैं पहले सोच रहा था कि ये आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। एक्चुअल में ये पार्ट है t1 और ये पार्ट है t2। उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ t2 पूछा था, मैं लैंग्वेज से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन देखा हमने, क्यों? क्योंकि जब दो चीज़ें कोलाइड करती हैं हवा में तो सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ मास की बस इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली और पूरे मोशन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। तो बस हमने सेंटर ऑफ मास का टाइम निकाला और उससे जज कर लिया कि ये सिस्टम कितनी देर हवा में टकराने के बाद रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है।